हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, थ्योरी क्लास हम करेंगे। विस्तृत मैंने आपको पहले करवा दी है। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट टीजीटी पीजीटी थ्योरी क्लासेस के नाम से। जिस बच्चे ने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको हिंदी साहित्य करवा रखा है। आज जो मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम संक्षेप में करेंगे। भाई, जो मेन मेन बातें हैं हम वो हिंदी साहित्य की इसमें करेंगे, जिससे हमारा जो हिंदी साहित्य है उसकी एक बार रिवीजन हमारी हो जाए। ठीक है, और ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चाहे वो केवीएस एनवीएस का पेपर दे रहा हो, चाहे वो एएमआरएस का दे रहा हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का दे रहा हो, चाहे वो एस्टेट टीजीटी पीजीटी का दे रहा हो, ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और जहां भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और भाई, केवीएस एनवीएस वाले बच्चे के लिए और ईएमआरएस बच्चे के लिए मैं आप सभी के लिए, ठीक है, एक क्लास और प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें आपके वर्णात्मक और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज ये क्लास भी देखें और वो क्लास भी आप जरूर से जरूर देखें, और क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट आप जरूर से जरूर करना भी आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। तो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पहला चैप्टर रहेगा। इसमें हम देखते हैं साहित्य और इतिहास का संबंध। जो साहित्य है और इतिहास है, इसके संबंध के बारे में हम जानेंगे। साहित्य किसी समाज की आत्मा और उसके समय की चेतना का दस्तावेज होता है। साहित्य क्या है भाई? किसी समाज की आत्मा और उसके समय की चेतना का दस्तावेज होता है। जिस प्रकार इतिहास राजनीतिक घटनाओं, शासकों और युद्धों का लेखा देता है, उसी प्रकार साहित्य समाज के विचार, भावनाएं, संघर्ष, संस्कृति, आस्था, भाषा, रूप और जीवन दृष्टि को उजागर करता है। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का अर्थ केवल कवियों और कृतियों की सूची जानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि अलग अलग युगों में हिंदी भाषा और समाज कैसे बदले, लोगों की सोच और संवेदना कैसे रूपांतरित हुई, और साहित्य ने उस बदलाव को कैसे व्यक्त किया। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें भारतीय जीवन, लोक संस्कृति, धर्म आंदोलनों, सामाजिक सुधारों, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक बौद्धिक आंदोलनों की निरंतर यात्रा से जोड़ता है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थ और उद्देश्य। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका अर्थ और उद्देश्य देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास वह अध्ययन है जिसमें हिंदी साहित्य की परंपरा का क्रमबद्ध विकास है। क्या है? क्रमबद्ध विकास है। इसमें भाषा, प्रवृत्ति, विचारधारा, प्रमुख रचनाकार और कृतियों के साथ समझाया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है देखते हैं। साहित्य के विकास क्रम को समझना, प्रत्येक युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन, भाषा परिवर्तन और शैलियों के विकास का ज्ञान होना, साहित्य और समाज संस्कृति के संबंध को स्पष्ट करना, प्रमुख कृतियों और कवियों का महत्व निर्धारित करना, पाठक में आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना। आगे है हिंदी साहित्य का उद्भव और भाषा का विकास। क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और भाषा का विकास। हिंदी का विकास एक लंबी भाषिक प्रक्रिया का परिणाम है। सामान्य रूप से इसे इस क्रम में समझा जाता है। पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। अपभ्रंश में लोक भाषा का स्वरूप अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और क्या बताया गया भाई? जो अपभ्रंश भाषा, इसमें लोक भाषा का स्वरूप अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और वहीं से हिंदी की प्रारंभिक संरचना उभरती है। हिंदी के विकसित होने में अनेक बोलियों, उपभाषाओं जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली आदि का भी योगदान रहा है। काल विभाजन की आवश्यकता और उसका आधार। ठीक है, काल विभाजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और उसका आधार क्या था। हिंदी साहित्य का इतिहास विशाल है। इसे समझने के लिए साहित्य इतिहासकारों ने इसे काल खंडों में बांटा है। इसे काल विभाजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है?
हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है विशाल, इसे समझने के लिए साहित्य इतिहासकारों ने इसे कालखंडों में बांटा है और इसे काल विभाजन कहते हैं। काल विभाजन करने से साहित्य की प्रवृत्तियां साफ दिखती हैं, रचनाकारों का मूल्यांकन आसान होता है, समय के अनुसार भाषा और शैली का विकास समझ में आता है। काल विभाजन के आधार, काल विभाजन का आधार क्या, समानता ये देखते हैं। समय या काल के अनुसार काल विभाजन किया गया है। प्रमुख प्रवृत्तियों जैसे भक्ति, श्रृंगार, वीरता, यथार्थ आदि के अनुसार भी काल विभाजन हुआ है। प्रमुख रचना और प्रमुख ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया गया है। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भी काल विभाजन हुआ है। भाषा और शैली का परिवर्तन भी काल विभाजन का आधार है। आगे है प्रमुख साहित्य इतिहासकार और उनके दृष्टिकोण। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कई विद्वानों का योगदान है। इनमें विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप दिया है। शुक्ल जी ने साहित्य का मूल्यांकन जनजीवन और लोक मंगल की कसौटी पर किया है। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य समाज का कल्याण और लोकहित है। तो आपको ये ध्यान देना है भाई। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, इस नोट्स के जरिए हम काफी संक्षेप में, ठीक है, हिंदी साहित्य करेंगे, ना कि विस्तृत रूप में। ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ, अगर विस्तृत रूप से आपको हिंदी साहित्य करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य, ठीक है, थ्योरी क्लासे, ठीक है, 2026 के नाम से। और भाई पहले भी मैंने आपको हिंदी साहित्य की क्रमबद्ध अध्ययन की क्लासें दी है, वो मेरे खुद के नोट्स के जरिए करवाई थी, तो आप उन क्लासों को भी जाके जरूर से जरूर देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दृष्टि समाज और संस्कृति केंद्रित रही है। उन्होंने साहित्य को केवल धर्म या राजस्व से नहीं बल्कि लोक संस्कृति की धारा से जोड़कर देखा है। ठीक है, देखो ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। अन्य योगदान मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने भी साहित्य के इतिहास और आलोचना पर महत्वपूर्ण दृष्टियां दी हैं। प्रत्येक साहित्य के प्रमुख काल, ठीक है, साहित्य के हम प्रमुख काल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में हिंदी साहित्य के इतिहास प्राय 4 प्रमुख कालों में विभाजित माना गया है। आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो ये 4 प्रमुख काल में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। आदिकाल का समय क्या है, संवत 1050 से 1375, और रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है। समय सीमा आपको सभी की याद रखनी है। आदिकाल की संवत 1050 से 1375, काल की पहचान और उसका नामकरण। आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है, प्रारंभिक काल माना जाता है। इसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल आदि भी, क्योंकि इस समय के साहित्य में वीरता, युद्ध, राजाओं की प्रशंसा और शौर्य गाथाएं प्रमुख थी। प्रमुख विषय वस्तु और उनकी प्रवृत्तियां देखते हैं। आदिकाल की वीरता, युद्ध और शौर्य, राजस्व और दरबारी साहित्य, ऐतिहासिक परंपरागत वीर नायकों का वर्णन, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुति, नीति, धर्म और कभी कभी लोक जीवन की झलक। भाषा कैसी थी आदिकाल में, इस काल में प्रमुख रूप से अपभ्रंश, डिंगल और कुछ क्षेत्रीय रूपों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रमुख रचना तो देखते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। तो आदिकाल के प्रमुख रचनाकार थे चंद्रबरदाई, उनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अन्य वीर गाथात्मक काव्य परंपराएं भी थी इस काल में, लेकिन सबसे जो प्रमुख हमारे कवि हैं वो है चंद्रबरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को लंबे समय तक लोकप्रियता मिली, पर इसके पाठ, रूप और ऐतिहासिकता पर विद्वानों में मतभेद भी रहा है। अब देखते हैं भक्ति काल, इसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700। भक्ति काल का स्वरूप कैसा है देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य ने लोक भाषा में जनमानस की आस्था, भक्ति, करुणा और नैतिकता को अद्भुत रूप दिया।
भक्ति आंदोलन ने सामाजिक रूढ़ियों, जाति पाति, पाखंड और ब्रह्म कर्म कांड के विरुद्ध जन चेतना जगाई। आगे देखते हैं भाई, भक्ति काल की प्रमुख धाराएं। भक्ति काल को प्राय दो बड़ी धाराओं में बांटा गया है, एक तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं प्रमुख थी, एक तो ज्ञानाश्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निर्गुण निराकार माना गया। इसमें ज्ञान, निर्भीकता, सामाजिक सुधार और आंतरिक साधना पर जोर है। ज्ञान मार्गी संत कबीरदास, नानक आदि प्रमुख थे भाई। भाषा इनकी सद्दुकड़ी, खड़ी बोली, मिश्रित लोक भाषा विशेषता थी। पाखंड विरोध था इसमें, जाति विरोध, मानवीय समानता थी इसमें। कबीर की वाणी में तीखा व्यंग्य, लोक धर्म और आत्म बोध दिखाई देता है। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक के रूप में प्रसिद्ध है। फिर सगुण भक्ति ईश्वर को रूपवान माना गया है, ठीक है। सगुण भक्ति में ईश्वर को क्या है भाई, रूपवान माना गया है, विशेषता राम और कृष्ण। राम भक्ति शाखा के प्रमुख या प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, मीरा और रसखान जी हैं। राम भक्ति में मर्यादा, आदर्श, लोक कल्याण और दास्य भाव प्रमुख है। तुलसीदास की कृति रामचरितमानस अवधि में रचित है और लोक जीवन की नैतिकता से गहराई से जुड़ी हुई है। फिर अभी कृष्ण भक्ति में वात्सल्य, माधुर्य, लीला, प्रेम रस और ब्रज संस्कृति की छवि प्रमुख मिलती है। सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचना मानी गई है। फिर भाई सूफी काव्य है, ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भक्ति काल में एक महत्वपूर्ण धारा सूफी प्रेमाख्यान है। इसमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना गया है। प्रमुख कवि इसके मलिक मोहम्मद जायसी जी है और प्रमुख ग्रंथ इसके पद्मावत है। भाषा अवधि रहेगी, विशेषता प्रतीकात्मक प्रेम, रहस्य भाव, आध्यात्मिक अर्थ है भाई। रीतिकाल को देख लेते हैं। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 ईस्वी, संवत विक्रम है भैया। रीतिकाल का स्वभाव, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस, अलंकार और काव्य शास्त्रीय नियमों का अत्यधिक महत्व रहा। इस काल में काव्य का मुख्य लक्ष्य भाव की सहजता से अधिक काव्य कौशल प्रदर्शन बन गया था। आगे देखते प्रमुख विशेषता देख लेते रीतिकाल की। श्रृंगार रस की प्रधानता थी रीतिकाल में, अलंकार और शिल्प चमत्कार थे, नायक नायिका भेद था, दरबारी आशय, राजा और नवाबों का संरक्षण, ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग था। प्रमुख कवि है इसमें बिहारी सतसई, श्रृंगार प्रधान दोहे थे भाई, ठीक है, बिहारी के। और जो रीतिकाल है इसमें तीन धाराएं चले, एक तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। रीति सिद्ध के कवि हमारे बिहारी दास थे, इनकी प्रमुख रचनाएं बिहारी सतसई, और इसमें बिहारी सतसई में श्रृंगार प्रधान दोहे थे इसमें, ठीक है। रीतिबद्ध में केशवदास इसके प्रमुख कवि थे। रसिक प्रिया इनका काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ और कवि प्रिया। घनानंद, ठीक है, देवी आदि प्रमुख है भाई, ठीक है। घनानंद, बोधा, आलम ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल की आलोचना अक्सर कृत्रिमता के कारण होती है, लेकिन इसके शिल्प, भाषा, सौंदर्य और काव्य प्रयोग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक भाई, ठीक है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य ने समाज, राजनीतिक, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता, आधुनिक चेतना, विज्ञान, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, वैश्वीकरण और व्यक्ति के अस्तित्वगत संकट जैसे विषयों को व्यापक रूप से अपनाया है। यह काल अत्यंत विस्तृत है, इसलिए इसे प्राय उपयुगों में बांटा गया है। देख लेते हैं भाई कौन कौन से। जैसे भारतेंदु युग, ठीक है, इसकी समय सीमा लगभग 1850 से 1900 ईस्वी थी रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक भी माना जाता, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। गद्य का विकास तेज हुआ, पत्रकारिता, नाटक, निबंध, सामाजिक लेखन, ठीक है, भारतेंदु युग में स्टार्ट हो गए थे भाई। उधर से सामाजिक सुधार और नवजागरण था इसका, ठीक है, भारतेंदु युग का। भाषा, खड़ी बोली का इसमें विकास हुआ था। फिर अभी द्विवेदी युग, समय सीमा इसकी 1900 से लेकर 1918 ईस्वी रहेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह युग प्रसिद्ध हुआ। भाषा का मानकीकरण, सुधारवाद, राष्ट्रीय चेतना, साहित्य अधिक तर्कपूर्ण, नीति प्रधान और सामाजिक बनता गया भी।
आगे देखते हैं। छायावाद, इसकी समय सीमा लगभग 1918 से 1936 ईस्वी। मुख्य तत्व थे इसमें आत्मानुभूति, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण, व्यक्तिवाद। 4 स्तंभ थे छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी। कविता में बिंब, प्रतीक, संगीतात्मकता और भाव गहराई बड़ी किसमें भाई? छायावाद में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रगतिवाद, इसकी समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी है। ठीक है। प्रगतिवाद का आधार समाजवादी मार्क्सवादी चेतना है। लक्ष्य सामाजिक अन्याय, शोषण, वर्ग संघर्ष पर प्रहार। साहित्य जीवन और समाज की लड़ाई का माध्यम बना। प्रयोगवाद, नई कविता 1941 1951 तक भाई, ठीक है, 1941 से लेकर 1951 1954 तक प्रयोगवाद, नई कविता। व्यक्तिगत अनुभूति, आधुनिक जीवन की जटिलता, नई भाषा शैली। तार सप्तक का इसमें प्रयोग हुआ, अज्ञ द्वारा संपादित था तार सप्तक। ठीक है। और तार सप्तक से ही नई प्रवृत्तियों को मंच मिला। समकालीन साहित्य 1960 ईस्वी के बाद, वर्तमान जीवन की समस्याएं, राजनीतिक सामाजिक चेतना, नए विमर्श। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, सब में नए विषय और नए रूप। फिर देख लेते हैं निष्कर्ष इसका भाई। निष्कर्ष, हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक यात्रा का हमें क्या करते हैं? सार देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक जीवंत नदी की तरह है जो आदिकाल की वीर गाथाओं से निकलकर भक्ति काल में लोक आस्था और मानवता की गहराई तक पहुंचता है। रीति काल में शिल्प और श्रृंगार के सौंदर्य विस्तार से गुजरता है और आधुनिक काल में समाज, राष्ट्र, व्यक्ति और वैश्विक जीवन चिंताओं तक फैल जाता है। यह इतिहास केवल साहित्य का नहीं बल्कि भारतीय समाज के बदलते विचारों, भाषा की विकास धारा और संस्कृति की निरंतरता का भी इतिहास है। तो भाई जो हमारा पहला चैप्टर है यहीं पे क्या है? इसकी समाप्ति होती है। और जो भी केवीएस एनवीएस वाले बच्चे हैं या ईएमआरएस वाले बच्चे हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड वाले बच्चे हैं, उनका जो भाई वर्णात्मक उनके क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको अच्छी प्रकार से देख लेना। यहाँ से आप अच्छी प्रकार से 4 नंबर का क्या है आंसर लिख सकते हैं और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही हम हर रोज करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? केवल कवियों की सूची बनाना, साहित्यिक रचनाओं की आलोचना करना, या साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना, या भाषा व्याकरण का अध्ययन करना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य क्या है? साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना गया है? ठीक है। हिंदी साहित्य और समाज का संबंध भाई कैसा माना गया है? असंबंधित, विरोधात्मक, पूरक और अंतर संबंधित, या केवल धार्मिक? तो पूरक और अंतर संबंधित माना गया है। सी आंसर अपना सही रहेगा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था भाई व्यवस्थित काल विभाजन? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ये भी 15 क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, या रामविलास शर्मा? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता भाई? मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो भाई वैज्ञानिक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना गया है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किस आधार पर किया है? तो किस आधार पर किया है भाई? भाषा, रस, भावधारा, या छंद? तो भाई भावधारा के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के कितने काल है? तो कितने काल है भाई? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो कितने काल है? 4 काल है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है वीर गाथा काल? भक्ति के कारण, श्रृंगार वर्णन के कारण,
वीर रस की प्रधानता के कारण या नीति कथाओं के कारण? तो वीर रस की प्रधानता के कारण। अगला क्वेश्चन है आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? भी आदिकाल की प्रमुख रचना हमें बतानी है। रामचरितमानस, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? तो भाई आदिकाल की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? भाषा की शुद्धता के कारण, काव्य शास्त्रीय नियमों के कारण, साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण या केवल भक्ति के कारण? तो अपना सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भक्ति काल की कुल कितनी धाराएं मानी जाती है? तो भक्ति काल की कुल कितनी धाराएं मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 2, 3, 4 या 5? तो भक्ति काल की 4 धाराएं मानी गई है भाई। ठीक है, 4 धाराएं मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कौन है निर्गुण के भी? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई। तो कबीरदास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सूफी काव्य किस निर्गुण धारा से संबंधित है? सूफी काव्य ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो प्रेम मार्गी धारा से संबंधित है। ये 4 धाराएं है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में। अगला क्वेश्चन रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? रीतिकाल का वीर, करुण, शांत या श्रृंगार? तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? जो बिहारी सतसई किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो ये रीतिकाल की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? आधुनिक काल का द्विवेदी युग से, छायावाद से, भारतेंदु युग से या प्रगतिवाद से? तो भारतेंदु युग से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। वर्णनात्मक प्रश्न है वो देख लेंगे। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया था उसी से ये 2 क्वेश्चन है, वर्णनात्मक और फिर इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में आपको कैसे ये करने हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर इसका उत्तर हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास केवल रचनाओं और रचनाकारों का क्रमबद्ध विवरण नहीं, बल्कि यह हिंदी भाषा का साहित्य और भारतीय समाज के विकास की समग्र कथा है। किसी भी साहित्य की सशक्त परंपरा को समझने, उसकी पहचान बनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके इतिहास का लेखन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता और उसका महत्व विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। सबसे पहले साहित्य के विकास क्रम को समझने की आवश्यकता इतिहास लेखन को अनिवार्य बनाती है। हिंदी साहित्य हजारों वर्षों में विकसित हुआ। अपभ्रंश से लेकर आधुनिक हिंदी तक भाषा, भाव, शिल्प और विषय वस्तु में निरंतर परिवर्तन हुए। इतिहास लेखन के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि इस काल में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रही, साहित्य किन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ और किस प्रकार नई विधाओं का जन्म हुआ। दूसरे में देख लेते हैं दूसरे साहित्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करने में इतिहास लेखन का विशेष महत्व है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इतिहास के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी युग की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां साहित्य में कैसे प्रतिबिंबित हुई भाई। उदाहरण के लिए भक्ति काल में सामाजिक विषमता और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध स्वर मिलते हैं, जबकि आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तीसरे पैरे में देख लेते हैं हमें क्या लिखना। काल विभाजन और प्रवृत्तियों की पहचान इतिहास लेखन की एक प्रमुख आवश्यकता है। साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटने से अध्ययन सरल और व्यवस्थित हो जाता है। प्रत्येक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे वीरता, भक्ति, श्रृंगार, यथार्थ स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जिससे साहित्य का सम्यक मूल्यांकन संभव होता है। चौथे में देखते हैं क्या कुछ है। प्रमुख
रचनाकारों और कृतियों का मूल्यांकन भी इसी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इतिहासकार साहित्यकारों का स्थान निर्धारित करते हैं और उनकी रचनाओं के साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। इससे पाठकों को यह समझने में सहायता मिलती है कि किन रचनाओं में साहित्य की दिशा बदलने में भूमिका निभाई है। पांचवा है, छात्रों और शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक इतिहास लेखन का एक व्यवहारिक महत्व है। साहित्य के विद्यार्थी इतिहास के माध्यम से अध्ययन की स्पष्ट दिशा प्राप्त करते हैं। शोध कार्य के लिए यह आधार प्रदान किया गया है और आलोचनात्मक दृष्टि के विकास में सहायक होता है। आज्ञातंत्र सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन आवश्यक है। साहित्य किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर होता है। उसका इतिहास सुरक्षित रखने से आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य परंपरा से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता और महत्व साहित्य के विकास, समाज की समझ, शैक्षिक उपयोगिता और सांस्कृतिक संरक्षण सभी दृष्टियों से अत्यंत व्यापक और अनिवार्य है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। और जो मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास दी है, ठीक है, वो भी आप अगर उस क्लास को देखोगे तो आप उसमें से भी, ठीक है, वर्णात्मक क्वेश्चन निकाल के कर सकते हैं भाई। ठीक है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है वो आपकी। ठीक है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इन के लिए तो काफी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ट्राई टू में आपको पता है वर्णात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के जो साहित्यिक इतिहास लेखन है उनकी जो विशेषता है उस पर प्रकाश डालना है। तो देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के सबसे प्रभावशाली इतिहासकार है माने जाते हैं। उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में वैज्ञानिक, व्यवस्थित और आलोचनात्मक इतिहास लेखन का आधार माना जाता है। शुक्ल जी ने साहित्य को केवल कवियों, कृतियों की सूची न मानकर उसे समाज, संस्कृति, जनजीवन से जोड़कर देखा है। उनके इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको और ज्यादा एक क्वेश्चन करवाऊं वर्णात्मक, तो आप कमेंट में आप जरूर से जरूर बताएं मुझे। पहला है वैज्ञानिक और व्यवस्थित काल विभाजन। शुक्ल जी ने, ठीक है, पहला क्या है, वैज्ञानिक और व्यवस्थित विभाजन। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक और व्यवस्थित काल विभाजन किया है, उसके विषय में देखते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के अध्ययन को सुव्यवस्थित करने के लिए काल विभाजन को आधार बनाया। उन्होंने साहित्य को प्रवृत्तियों के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे साहित्य का विकास क्रम स्पष्ट हुआ। उनका काल विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की दिशा में मानक रूप से स्वीकार किया गया। इससे साहित्य का अध्ययन सरल, संगठित और तुलनात्मक बनता है। दूसरी देख लेते हैं विशेषता, जनजीवन आधारित दृष्टि। ठीक है, दूसरी विशेषता है भाई, ठीक है, जनजीवन आधारित दृष्टि। शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जनजीवन आधारित आलोचनात्मक दृष्टि है। वे साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानते हैं और मानते हैं कि साहित्य का मूल्यांकन जनता के जीवन, संघर्ष, विचार और नैतिक चेतना के संदर्भ में होना चाहिए। उन्होंने साहित्य को लोक से जोड़ा और साहित्यकारों का मूल्यांकन इस आधार पर किया कि उनकी रचनाएं समाज में कितनी सार्थक भूमिका निभाती है। भाई जो मैं ये वर्णनात्मक क्वेश्चन करवा रही हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा भी आपको पेपर में कैसा लिखना है। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तीसरी विशेषता देख लेते हैं, लोक मंगल का सिद्धांत। क्या है लोक मंगल का सिद्धांत? शुक्ल जी का केंद्रीय सिद्धांत है साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल है। क्या भी साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। उनके अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन या शिल्प प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज के हित में सकारात्मक चेतना पैदा करने वाला माध्यम है। इसलिए उन्होंने रचनाओं में उस तत्व को अधिक महत्व दिया जो मानवता, नैतिकता, सामाजिक सुधार और जनहित को आगे बढ़ाता है। इसी कसौटी पर वे रीतिकाल की कृत्रिमता की आलोचना करते हैं और भक्ति काल को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, रीतिकाल की तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना की और भक्ति काल को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है।
फोर्थ है आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। शुक्ल जी का इतिहास लेखन केवल सूचना प्रधान नहीं, वह आलोचनात्मक है। उन्होंने कवियों और कृतियों का विवरण देने के साथ साथ उनकी भाषा, भाव प्रवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और साहित्यिक महत्व का तर्कपूर्ण मूल्यांकन किया है। इस कारण उनका इतिहास विवरणात्मक इतिहास नहीं बल्कि आलोचनात्मक इतिहास बन गया है। पांचवी विशेषता देखते हैं, प्रवृत्ति आधारित वर्गीकरण। वे प्रवृत्ति को आधार बनाकर इन्होंने वर्गीकरण किया है। शुक्ल जी ने साहित्य की पहचान प्रवृत्तियों के आधार पर की, जैसे वीर गाथा परंपरा, भक्ति काल की धाराएं, रीति काव्य की श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, आधुनिक युग में सुधारवाद आदि। इससे युग विशेष की साहित्यिक मानसिकता और रचनात्मक दिशा स्पष्ट होती है। यह पद्धति साहित्य के भीतर छिपी धारा को पकड़ने में बहुत उपयोगी है। आगे है छठी, भाषा शैली की स्पष्टता और प्रामाणिकता। शुक्ल जी की भाषा सुस्पष्ट, तर्क संगत और गंभीर है। वे तथ्य, संदर्भ और प्रमाणों के सहारे बात करते हैं। उन्होंने स्तोत्रों का उपयोग कर साहित्यिक परंपरा को प्रमाणिक आधार देने की भी कोशिश की है। उनकी शैली में निर्णयात्मकता है। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों नहीं। छठी विशेषता, सातवीं विशेषता देखते हैं भाई, साहित्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना। सातवीं विशेषता है उनके साहित्य की, शुक्ल जी ने साहित्य को भारत की सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों से जोड़कर देखा है। उनके लिए साहित्य का आदर्श वह है जो समाज में जागरण, एकता, संवेदना और लोकहित को बढ़ाए। इसलिए भक्ति काल को जन चेतना का बड़ा आधार मानते हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रीय जागरण की प्रवृत्तियों को महत्व देते हैं। तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन वैज्ञानिक, प्रवृत्तिपरक, जन जीवन आधारित और लोक मंगल केंद्रित है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल कालक्रम नहीं बनाया बल्कि उसे समाज और संस्कृति की जीवंत व्याख्या बना दिया। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक माना जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख सकते हैं भाई क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन हम करेंगे भी। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य क्या था? जो हिंदी साहित्य इसके इतिहास का उद्देश्य क्या था? तो केवल कवियों की सूची बनाना, साहित्यिक रचनाओं की आलोचना करना, साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना या भाषा व्याकरण का अध्ययन करना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य था साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना गया? भाई हिंदी साहित्य और समाज का संबंध पूछा, भाई कैसा माना गया है? असंबंधित, विरोधात्मक, पूरक और अंतर संबंधित या केवल धार्मिक? तो भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, पूरक और अंतर संबंधित हिंदी साहित्य और समाज का संबंध माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया? सर्वप्रथम पूछा है व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या रामविलास शर्मा ने? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार किसे माना गया है? भाई वैज्ञानिक इतिहासकार किसे माना गया? मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है 5वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किस आधार पर किया? तो किस आधार पर किया रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन? भाषा, रस, भावधारा या छंद? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन भावधारा के आधार पर किया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के कितने काल है? तो भाई कितने काल है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? 2, 3, 4 या 5? तो भाई तो 4 है। कौन कौन से? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? क्यों कहा है? तो भक्ति के कारण, श्रृंगार वर्णन के कारण, वीर रस की प्रधानता के कारण, नीति कथाओं के कारण। तो वीर रस की प्रधानता के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और किसने कहा? भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? आदिकाल की पूछे प्रमुख रचना कौन सी है?
रामचरितमानस, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो पृथ्वीराज रासो ठीक है आदिकाल की प्रमुख रचना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अभी जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछा गया क्यों कहा जाता है। भाषा की शुद्धता के कारण, काव्य शास्त्र नियमों के कारण, ठीक है, साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण, केवल भक्ति के कारण। तो भाई साहित्य की व्यापकता और जनसंपर्क के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की कुल कितनी धाराएं मानी जाती है। ठीक है, भक्ति काल की कितनी धाराएं मानी जाती है। भाई 2 मानी जाती है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य के प्रमुख कवि, ज्ञान मार्गी काव्य के कवि पूछा है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो कबीरदास जी रहेंगे। ठीक है, तुलसीदास ठीक है किसके हैं, राम काव्य धारा के हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के, मीराबाई भी कृष्ण काव्य धारा की रहेगी। सूफी काव्य किस निर्गुण धारा से संबंधित है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो प्रेम मार्गी धारा से संबंधित है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है। तो वीर है, करुण है, शांत है, श्रृंगार है। तो रीतिकाल का भी प्रमुख रस श्रृंगार रस है। डी आंसर सही है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है। बिहारी सतसई पहले तो बतानी है किसकी रचना है। तो बिहारी जी की है। किस काल की रचना, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो रीतिकाल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद। तो भाई भारतेंदु युग से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और इसके साथ साथ जो मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रही हूँ उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चैनल पर जाके विजिट करें, आपको क्लासें मिल जाएगी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग रही हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चा ठीक है वर्णात्मक क्वेश्चन चाहता है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, मैं आपको और वर्णात्मक क्वेश्चन करवा दूंगी भाई। ठीक है, तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।